अच्छा जी, हमारा पहला सेक्शन है रिटर्न ऑफ इनकम। ये अगर हम पेज 371 पे आए तो हमने पढ़ा था कि आ जाएं। हमने पढ़ा था कि हर कंपनी ने रिटर्न जमा करानी है। इंडिविजुअल ईओपी 6 लाख से इनकम ज़्यादा है, नॉन प्रॉफिट इदारे ने, फाइनल टैक्स रिजीम वाले ने, यानी कोई बंदा खाली डिविडेंड इनकम कमा रहा है ना, उसने भी रिटर्न जमा करवानी है। जो पिछले 2 सालों में टैक्स दे चुका है, जिसका लॉस है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एनटीएन है, रेजिडेंट लोग हैं, ये सीए वगैरह सारे, और जो फॉरेन इनकम एसेट स्टेटमेंट जमा करवाएगा वो भी रिटर्न जमा करवाएगा, और जो बिजनेस इनकम सिर्फ 3 लाख से 6 लाख कमा रहा है वो भी रिटर्न जमा करवाएगा। तो ये हमारा सेक्शन जो रिटर्न ऑफ इनकम है, इसमें पहली बात तो हमने ये देखी है कि किन लोगों ने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है। ठीक है, तो जैसे हमारा एक किताब में पेज है, खोलने की जरूरत नहीं, पेज 427, लिस्ट द पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम। आप लोग सिर्फ इधर रहें। उसके बाद जो है वो 2:15 पे होगी। इसके बाद जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम का मुकम्मल समझी जाती है। जब आपके साइन हों, पर्टिकुलर्स हों, वेल स्टेटमेंट जमा करवा दें, एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स दे दें, तब आपकी रिटर्न मुकम्मल समझी जाती है। ये अक्सर सवाल पेपर के अंदर आता है। स्टेट द डेफिशिएंसीज ऑन अकाउंट ऑफ विच, ये मैंने पेज खोला हुआ है 427, पता नहीं अब खोलने की जरूरत है या नहीं। State the deficiencies on account of which return may be regarded as incomplete. The when the return is considered as incomplete. तो रिटर्न में अगर ये मसले हों तो ये इनकम्प्लीट है। अगला तो आसान सा सवाल है, इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न जमा करवाई जा सकती है या नहीं। उसके बाद सवाल है कि कमिश्नर किसी बंदे को नोटिस दे के 12 महीने से कम की रिटर्न मांग सकता है अगर उसने ये 3-4 चीजें की हैं। लेकिन अगर वो फिर भी जमा ना करवाए, सवाल आता है स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर उसने फिर भी रिटर्न जमा नहीं करवाई तो फिर उसको बेस्ट जजमेंट इशू होगा। तो एक सवाल आता है व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कमिश्नर कैन रिक्वायर अ रिटर्न फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। और उसके बाद एक अगला सवाल आता है, वो सवाल जो है वो ये आता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न इवन आफ्टर रिक्वायर्ड बाय कमिश्नर। यानी आपसे रिटर्न मांग ली गई, आपने फिर भी जमा नहीं करवाई, तो आपकी बेस्ट जजमेंट होगी। बहरहाल ये तो कमिश्नर एक नोटिस भेजता है। उसके बाद अगर आप रिटर्न ही जमा ना करवाएं, नॉर्मल वाली 12 महीने से कम वाली नहीं, तो आपको एक नोटिस आएगा कि आप 30 दिन में रिटर्न जमा करवा दें, फिर पिछले 5 सालों की जमा करानी पड़ेगी आपको। लेकिन अगर आपने पिछले 5 सालों से मुसलसल जमा नहीं करवाई तो आपको पिछले 10 सालों की भी वो जमा करानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपके फॉरेन इनकम और एसेट्स हैं, फिर आपसे इन्फिनिट पीरियड के लिए रिटर्न मांगी जा सकती है, फिर 5 या 10 साल की लिमिट नहीं है। तो एक नोटिस आता है कि 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवा दो, और एक नोटिस आता है 12 महीने वाली रिटर्न जमा करवा दो। 12 महीने वाली रिटर्न जमा करवा दो। कितने सालों की जमा करवाओ वो पॉइंट 5 में लिखा हुआ था। फिर अगर आपने रिटर्न जमा करवा दी और बाद में उसमें कोई गलती निकल आई तो यू मे रिवाइज इट। रिवाइज के लिए शराइत हैं, कितने दिनों में जमा कराएंगे तो अप्रूवल लेनी है, कितने दिनों में जमा नहीं कराएंगे तो अप्रूवल नहीं लेनी, रिवाइज अकाउंट्स वगैरह जमा करवाएंगे, तो ये सारी रिवीजन ऑफ रिटर्न है। उसके बाद ये है कि अगर रिटर्न रिवाइज करें तो फिर कितना टैक्स देना है। तो इससे पहले पहले रिटर्न रिवाइज कर लें तो नो पेनल्टी, इस दौरान रिटर्न रिवाइज कर लें तो 25% पेनल्टी, इस दौरान रिटर्न रिवाइज कर लें तो 50% पेनल्टी। सेल्स टैक्स में यहां 100% पेनल्टी है, लेकिन इनकम टैक्स में 50% पेनल्टी। तो ये तो डिपेंड करता है कि कब आप रिटर्न जमा करवा रहे हैं, और रिटर्न पे अगर आपने साइन कर दिए तो समझा जाएगा आपके ही साइन है। तो अब मोहतरम पता ये चला कि एक तो सवाल आता है रिटर्न किस किस ने जमा करवानी है, फिर सवाल आता है कि रिटर्न कब इनकम्प्लीट होगी, फिर सवाल आता है 12 महीने से कम की रिटर्न किसने जमा करवानी है, फिर सवाल आता है अगर एक ने रिटर्न जमा नहीं करवाई तो पिछले 5 या 10 सालों की रिटर्न जमा करवाएगा, फिर सवाल आता है रिटर्न रिवाइज करने की शराइत क्या है, और फिर सवाल आता है रिटर्न रिवाइज करने पर कितनी पेनल्टी पे करनी है, अगर ऑडिट से पहले रिटर्न रिवाइज कर दें या ऑडिट के बाद या शो कॉज नोटिस के बाद। तो ये पूरा सेक्शन है रिटर्न ऑफ इनकम। हम तो अपने ज़माने में इस तरह यहाँ पे लाइनें बना बना के चीज़ें लिख लुक के सबको ज़बरदस्त करते होते थे, तो नहीं आप लोग क्या करते हैं, और ये मैं आपसे गप नहीं मारा। तो
यानी कि रिटर्न किसने जमा करानी है, रिटर्न का मुकम्मल है इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न, 12 महीने से कम की रिटर्न, 12 महीने वाली रिटर्न, रिटर्न रिवाइज करने की शराइत, और अगर आप ऑडिट से पहले जमा करवा दें तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके बाद बिजनेस बैंक अकाउंट के बारे में है। ये तो एक सेक्शन बड़ा इजी सा है क्योंकि हेडिंग दी हुई है बिजनेस बैंक अकाउंट। बोर्ड के पास ये पावर है कि किसी को जनरल ऑर्डर दे दे जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, ये लफ्ज लिखा हुआ आएगा पेपर में कि इसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, उसे जनरल ऑर्डर दे दे, जनरल ऑर्डर का लफ्ज भी आएगा पेपर में, और उस जनरल ऑर्डर के बाद आपके मोबाइल सिम वगैरह चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन बोर्ड में रिस्टोरेशन, अगर उसे मुतमईन है कि आपने रिटर्न जमा करवा दी है या जमा ही नहीं करवानी थी। जनरल ऑर्डर आने की 3 शराइत हैं। आपको नोटिस भेजा जाएगा 114 के 4 का कि रिटर्न जमा करवाओ, नोटिस का टाइम गुजर गया, आपने फिर भी जमा नहीं करवाई, तो बज़ाहिर वो जो बात आप लोग सोचते हैं वो ठीक है कि 114 के 4 का अगर नोटिस नहीं आया, 114 के 4 का अगर नोटिस आ गया है, आप फिर भी रिटर्न जमा ना करवाएं, तो बेहतर तो यही है आप बेस्ट जजमेंट जवाब में लिख के आइएगा। लेकिन अगर कोई नंबर ज़्यादा हो तो आप ये भी लिख के आ सकते हैं कि 114 के 4 का नोटिस आ गया है, फिर भी रिटर्न जमा नहीं करवाई 30 दिनों में, तो आपको जनरल ऑर्डर इशू किया जा सकता है जिससे आपकी बिजली गैस वगैरह बंद हो जाएंगी, बिजली गैस वगैरह बंद हो जाएंगी। तो डन। तो बेसिकली तो आप बेहतर है सबसे पहले यही लिख के आइएगा कि अगर किसी को नोटिस आया रिटर्न जमा करवाने का और वो फिर भी रिटर्न जमा नहीं करवा रहा तो उसकी बेस्ट जजमेंट होगी। लेकिन अगर नंबर ज्यादा हो तो ये भी लिखाइएगा कि नोटिस के बाद अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर बेस्ट जजमेंट के साथ साथ ये वाला एक्शन भी उसके खिलाफ लिया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सेक्शन वाज़े तौर पे कोई जनरल ऑर्डर के नाम से पेपर में आएगा या इस किसी नाम से आएगा, पावर टू इनफोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न के नाम से आएगा, किसी ऐसे नाम से आएगा। ये 4 लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करानी अगर इनके पास ये वाली चीजें हैं, वरना तो इन्होंने रिटर्न जमा करानी। अगर विडो 6 लाख से ज्यादा कमा रही है फिर तो रिटर्न जमा कराएगी, अगर विडो रेजिडेंट सी है फिर तो रिटर्न जमा कराएगी, लेकिन अगर विडो सिर्फ इस वजह से रिटर्न जमा कराने जा रही थी कि इसके पास फ्लैट है तो फिर जमा नहीं करवाएगी। तो इसका बड़ा खूबसूरत सवाल एक आया हुआ था कि विच पर्सन्स आर ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न, सेक्शन 115। ये मेरा यहाँ पेज चल रहा है साथ साथ 427 पेज पे पास्ट पेपर ही है, लेकिन जरा सेक्शंस की तरतीब से हैं। ये हो गया, ये हो गया। अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न, हेडिंग पढ़ते ही हमारे जहन में आना चाहिए कि ये बेवा और उसकी बात हो रही है। वेल स्टेटमेंट में आप मेरे ख्याल से 1, 2 और 3 किस्म की बातें हैं वेल स्टेटमेंट में। एक वेल स्टेटमेंट के अंदर है कि क्या होगा इसमें, दूसरा है किसने जमा करवानी है, और तीसरा है अगर इसमें कोई एरर निकल आई तो आप उससे रिवाइज भी कर सकते हैं या नहीं। तो ये 3 अलग अलग बातें हैं, तीनों के अलग अलग सवाल आ सकते हैं। किसने जमा करानी है, क्या जमा करवाना है, एरर निकल आई तो क्या करें। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, अब इसमें तो बड़ा आसान सा है, किसने जमा करवानी है, $10,000 और $1,00,000, क्या क्या होना चाहिए ये, और अगर आप जमा ना कराएं तो कमिश्नर आपको कहेगा जमा करा दो। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड, इसके 2 हिस्से हैं नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस के। इसका एक हिस्सा आपकी जिम्मेदारी है कि आप नोटिस दें 15 दिनों में बंद करने के बाद कि मैंने बंद कर दिए, और आप जो है वो रिटर्न भी जमा करवाएं। इसको सेपरेट टैक्स ईयर कहा जाएगा, ये पूरे साल की नहीं होगी। और दूसरा इसमें यह है कि अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो कमिश्नर आपको कहेगा कि मोहतरम मुझे पता चले आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया तो रिटर्न जमा करवा दो। अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस ये नोटिस दे 15 दिनों में, और इसके बाद कमिश्नर इसको कहेगा रिटर्न जमा करवाओ। और अगर आप खुद नोटिस नहीं देते
तो फिर कमिश्नर आपको एक नोटिस भेजेगा, ये भी एक कमिश्नर का नोटिस है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस का, ये आसानी से पकड़ा जाएगा, तो इसको नोटिस नंबर 4 या 5 नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो कमिश्नर आपको नोटिस देगा कि मोहतरम आप रिटर्न जमा करवा दो, इस पर आप जमा करवा दीजिएगा। ये रिटर्न भी एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर होगी, क्योंकि आपने जमा करवाई है, रिटर्न जमा करवाती है, एज्यूम्ड असेसमेंट बन जाती है। ये दो अलग अलग सवाल है ना, कि व्हाट रिक्वायरमेंट्स यू शुड कंप्लाई विद ऑन डिसकंटिन्यूस एंड व्हाट पावर इज अवेलेबल इफ पर्सन हैज नॉट गिवन द नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूस। तो आपने क्या करना है 1 और 2, और अगर आपने कुछ नहीं किया तो कमिश्नर ने क्या करना है 3। कंपनी ने कब रिटर्न जमा करानी है, इसकी तारीखें हैं। सैलरी वाले ने रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवानी है, और एक दो बातें और लिखी हुई हैं। और इंडिविजुअल ईओपी ने कब रिटर्न जमा करवानी है, ये लिखा हुआ है। पहली दफा रिटर्न जमा करवाएंगे तो एनटीएन के लिए एप्लीकेशन देनी है, लेकिन डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाले ने कब रिटर्न जमा करवानी है उसकी डेट कमिश्नर बताएगा। अब ये सवाल आता है, ये सवाल लोग गलत लिख के आते हैं, कमिश्नर बताएगा डिसकंटिन्यूड वाले की डेट। हाँ, आम हालात में भी वही बता देगा जब आप वो देंगे। तो मेथड ऑफ, इंडिविजुअल ने कब जमा करवानी है, कंपनी ने कब जमा करवानी है, और सैलरी वाले ने किस चीज़ का ध्यान रखना है, और पहली दफ़ा रिटर्न जमा करवाएंगे तो साथ आपने एनटीएन के लिए एप्लीकेशन देनी है। और एक और बात अभी जो आपको बताइए, कमिश्नर जो है वो डिसकंटिन्यूड बिजनेस में आपको बताएगा आपने कब रिटर्न जमा करवानी है। रिटर्न अगर आपने या वेल्थ स्टेटमेंट, कोई भी चीज़, नॉर्मल रिटर्न, ये सेक्शन प्लीज इग्नोर ना किया करें, नॉर्मल रिटर्न, डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाली रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट, अगर आप टाइम पे जमा नहीं करा सके, आपको लग रहा है टाइम पे जमा नहीं करा सकेंगे, तो अप्लाई कर दें कमिश्नर को। कमिश्नर जो है वो आपको इजाजत दे देगा। ये आपने अप्लाई करना है ड्यू डेट से पहले, 30 सितंबर या 31 दिसंबर से पहले। इन रीजंस की वजह से आपको इजाजत मिल जाएगी। इजाजत आपको 15 दिन की मिलेगी, और कमिश्नर इजाजत नहीं दे रहा तो चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं, लेकिन डिफॉल्ट सरचार्ज फिर भी जमा करवाना पड़ेगा। जब आप जिंदगी में मुकम्मल रिटर्न जमा करवा देंगे तो मुकम्मल रिटर्न बन जाएगी एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। मुकम्मल रिटर्न बन जाएगी एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर, मुकम्मल रिटर्न आपकी एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन जाएगी। नामुकम्मल तब होती है जब 114 के 2 की शराइत पूरी ना करें। कमिश्नर आपको ऑडिट के लिए चुन सकता है। रिटर्न ऑटोमेटेड सिस्टम से गुजारी जाएगी और फिर 4 किस्म की गलतियां पकड़ेगी। अगर आपने रिटर्न जमा करवाई है और रिटर्न नामुकम्मल है तो फिर आपके घर एक नोटिस आएगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन में। अगर आपने उस नोटिस को रिस्पॉन्ड कर दिया तो रिटर्न मुकम्मल, नोटिस को नॉट रिस्पॉन्ड किया तो रिटर्न नामुकम्मल। तो डीम्ड, एज्यूम्ड या ओरिजिनल असेसमेंट, यानी आपने रिटर्न जमा कराई, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बन गया, लेकिन कमिश्नर आपको ऑडिट कर सकता है। अगर रिटर्न नामुकम्मल है तो फिर ऐसी सूरत में आपके घर नोटिस आएगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन में, उसके बाद नहीं आ सकता। अगर आपने नोटिस को रिस्पॉन्ड कर दिया तो वो रिटर्न मुकम्मल समझी जाएगी, वरना वो इनवैलिड समझी जाएगी, और ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट अलग है। बेस्ट जजमेंट, 4-5 लोग थे, उनकी बेस्ट जजमेंट होगी। ये उस टैक्स ईयर के 6 साल के अंदर होगी और मेक करने के बाद इशू की जाएगी। ये सवाल अलग है कि किन लोगों की बेस्ट जजमेंट होगी। इन 4-5 लोगों की बेस्ट जजमेंट होगी जिन्होंने नोटिस के बावजूद भी रिटर्न जमा नहीं करवाई, जो नॉन रेजिडेंट शिप ओनर हैं, वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, या ऑडिट के बावजूद रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे, इनकी बेस्ट जजमेंट होगी। बेस्ट जजमेंट में आपकी टैक्सेबल इनकम निकलेगी सेक्टरल बेंचमार्क रेशोस की बेस पे, मेक करने के बाद इशू की जाएगी और 6 साल के अंदर अंदर आपकी बेस्ट जजमेंट हो सकती है। 2-3 लाइनें अभी रहती हैं। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट,
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है अमेंड। द कमिश्नर मे अमेंड द फॉलोइंग असेसमेंट ऑर्डर। 120 वाला भी बदल सकता है, 121 वाला भी। ये लाइन शायद हमने कभी नहीं पढ़ी थी। तो कमिश्नर 120 वाला भी बदल सकता है, 121 वाला भी। मेकिंग सच ऑल्टरेशन एज ही मे कंसीडर नेसेसरी। पहली दफा अगर आपने असेसमेंट ऑर्डर बदलना है तो जिस साल आपने रिटर्न जमा करवाई है उसके फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल में पहली दफा अमेंडमेंट हो सकती है। आपकी रिवाइज रिटर्न भी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर समझी जाती है। दूसरी दफा बदलने तो 5 साल या 1 साल, विच एवर इज लेटर, लेकिन 1 साल आपने गिनना शुरू करना है फर्स्ट अमेंडमेंट से आगे। किन लोगों को जेल में डालना है? जेल में तो नहीं डालना, ये हरकतें जो कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, रीजंस, 122 का 5 और 5 है। मेक करने के बाद इशू करना जरूरी है। डेफिनेट इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आ रही है। शो कॉज नोटिस इशू किए बगैर बेस्ट जजमेंट नहीं हो सकती जब तक शो कॉज नोटिस इशू ना कर दे। शो कॉज नोटिस के बाद बेस्ट जजमेंट, सॉरी, शो कॉज नोटिस इशू के बाद अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो जाएगी और शो कॉज नोटिस की 180 दिनों के अंदर अमेंडमेंट हो जानी चाहिए। तो पहली दफा 5 साल के अंदर हो सकती है, दूसरी दफा 5 साल या 1 साल, विच एवर इज लेटर। 122 का 5 और 5 सर्कमस्टांसेस हैं। रिवाइज रिटर्न भी बन जाती है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, रिवाइज रिटर्न भी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बन जाती है। शो कॉज नोटिस के 180 दिनों के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, उसके बाद नहीं। रिवीजन बाय कमिश्नर। कमिश्नर के छोटे ने बेस्ट जजमेंट या अमेंडेड असेसमेंट कर दी। कमिश्नर के छोटे ने बेस्ट जजमेंट या अमेंडेड असेसमेंट कर दी। अब कमिश्नर उसे रिवाइज करके टैक्स पेयर को फायदा देगा, लेकिन ये अपील का टाइम गुजरने के बाद कमिश्नर ये करेगा, क्योंकि होस्ते टैक्स पेयर ने अपील करनी है कोर्ट में जाके। कमिश्नर अपने छोटे के ऑर्डर को रिवाइज करेगा, इससे टैक्स पेयर को फायदा देगा। कमिश्नर कैनॉट रिवाइज द ऑर्डर इफ द अपील इज फाइल्ड टू कमिश्नर अपील या एपलेट ट्रिब्यूनल। अगर आप कमिश्नर अपील या एपलेट ट्रिब्यूनल चले गए हैं तो फिर वो रिवाइज नहीं करेगा, फिर तो कोर्ट फैसला सुनाएगा, या अपील का टाइम अभी बाकी है। ये आप जरा बात आज बेहतर समझ आइए। अगर अपील का टाइम बाकी है तो कमिश्नर को अगर गुस्सा चढ़ गया है कि कमिश्नर के छोटे ने ये 2 ऑर्डर गलत पास किए हैं, तो कमिश्नर टैक्स पेयर को फायदा पहुंचा सकता है। रिवीजन बाय चीफ कमिश्नर ये लिखा हुआ था कि आप कमिश्नर के पास एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेने गए, कमिश्नर ने देने से इनकार कर दिया, मैं नहीं मानता आपकी इनकम माफ है, तो चीफ कमिश्नर रिवाइज कर दे, चीफ कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा। बैठ जाए। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स को कहीं भाई 2-3 मिनट वेट करें। एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस। एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस ये है कि आपका ऑडिट शुरू हो गया है, शो कॉज नोटिस भी आ गया है। शो कॉज नोटिस आने के बाद आपने रिप्लाई करना है और रिप्लाई करने के साथ आपने रिक्वेस्ट कर देनी है कि भाईजान आप ऐसा करें कि आप मेरे लिए एग्रीड असेसमेंट कर दें इन सर्टन केसेस। यानी शो कॉज नोटिस आने के बाद एक कमेटी बनवा लेनी है जो ओवरसाइट कमेटी होगी, जो आपके केस को देखेगी। अगर ओवरसाइट कमेटी के फैसले से आप मुतमईन नहीं है तो कमेटी फारग कर दी जाएगी, और अगर आप उसके फैसले से मुतमईन है तो 4 काम करें। टैक्स दे दें, अब कमेटी आपके अब आप सारा केस विड्रॉ कर लें, आप अपील का राइट भी खत्म हो जाएगा आपका, और अब आप टैक्स पे नो फर्दर प्रोसीडिंग इज रिक्वायर्ड। अगर आपका कोई एसेट कंसील्ड कब्जे में आ जाए तो कच्चा असेसमेंट ऑर्डर भेजा जाएगा पक्का भेजने से पहले, प्रोविजनल असेसमेंट के नाम से ये पेपर में आएगा। असेसमेंट इन रिलेशन टू अ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है तो फिर ये 5 साल के अंदर नहीं अमेंडमेंट होगी, फिर 10 साल बाद भी हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हमने नहीं डिसाइड करना होता, वो किसने डिसाइड करना होता है? सिविल कोर्ट ने। तो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के नाम से आएगा। ये ग्रीड असेसमेंट है, ये कच्ची असेसमेंट है, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वाली है, और एविडेंस असेसमेंट। इसमें ये लिखा हुआ था, ये तो ताज़ा पड़ा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ था कि 20 मिलियन से ऊपर और 20 मिलियन से नीचे वाले केसेस का क्या करना है, यानी अमाउंट में जुरिस्डिक्शन। कमिश्नर अपील के पास अपील कैसे करनी है, उसका तरीका क्या होगा, और उसका फैसला कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसिल क्या होगा। एपलेट ट्रिब्यूनल बनता कैसे है, एपलेट ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर कैसे है, और वो फैसला कैसे सुनाता है। और आज हमने बात की थी हाई कोर्ट की। जाएं, पास्ट पेपर नहीं कर सके, मादरत।
पता नहीं बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया आप लोगों को बुला के ऐसे ही, मुझे तो टाइम ज़ाया